हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कोरोना काल में हम लोग क्लासेस भी नहीं ले पा रहे हैं, तो थ्रू वीडियोस हम लोग थोड़े से ट्रायल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचने की और जो टफ टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा डील करने की। तो फिजिक्स में आईसीएसई बोर्ड का एक काफ़ी टफ टॉपिक माना जाता है लॉज ऑफ मोशन। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। ये 10-12 मिनट का जो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं वीडियो बनाकर आप तक पहुंचने के लिए, इसमें मेन मेन पिन पॉइंट्स हम लोग लेंगे, उन पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग इनको रीड कीजिए, इस चैप्टर को अच्छे से, खासकर न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कुछ हम करेंगे, कुछ आप कीजिए। जो डाउट्स आए प्लीज़ बताइए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ओके, लेकिन ये ध्यान में रखिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। कुछ भी हो जाए, कोरोना अंकल जब तक रहेंगे तो जाएंगे या जब भी करेंगे, बट हमें अपनी पढ़ाई चालू रखनी। ठीक है। अब सबसे पहला है लॉज ऑफ मोशन में दो टाइप की दुनिया में फोर्सेस होती है। ठीक है। एक होती है कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, कांटेक्ट मतलब जो टच के बेस पे हो, कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी फोर्सेस हैं जो कांटेक्ट फोर्सेस में आती हैं, कौन सी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में। कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं? जैसे पुश। ठीक है, आप पुश कर रहे हो किसी चीज को, पुल कर रहे हो। फ्रिक्शन फोर्स आती है इसके अंदर, जो दो सरफेसेस के बीच में हमेशा आप देखो फ्रिक्शन वगैरह होता है। उसके बाद हम कोई चीज को किक मार रहे हैं, कोई स्लाइड हो रही है चीज, ये सब क्या है? ये सब टाइप की फोर्सेस हैं जो कांटेक्ट में हैं। आप किसी चीज को खींच रहे हो, आपने टच किया हुआ है ना, वो फोर्सेस होती हैं कांटेक्ट फोर्सेस। फिर आती है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये कौन सी फोर्सेस हैं जो बिना कांटेक्ट के भी लग रही हैं? सबसे सिंपल, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी चीज हम ऊपर से छोड़े नीचे गिरेगी। ठीक है ना, यहां से हमने ये चीज छोड़ी, नीचे गिरी, इसका मतलब क्या हुआ कि बिना कांटेक्ट के भी ये फोर्स लग रही है। तो इस टाइप की मेन फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिना कांटेक्ट, कोई रस्सी वस्सी नहीं है, फिर भी वो खींच रही है। दूसरे टाइप की फोर्स आती है मैग्नेटिक फोर्स। नॉर्थ पोल साउथ पोल, आपने देखा होगा मैग्नेट किस तरीके से अप्लाई होता है। ये नॉर्थ पोल को सामने लाएंगे तो वो रिपल्शन होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास लाएंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो ये कौन सी सेकंड फोर्स हो गई? मैग्नेटिक फोर्स। इस टाइप की बहुत सारी फोर्सेस हैं जो नॉन कांटेक्ट है। एक और जो हम लोग रोज देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कहां पर वो जो कंघी करके आपने देखा होगा, छोटे छोटे पेपर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस तरीके से तीन टाइप की बेसिकली नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं। कांटेक्ट फोर्सेस तो अनगिनत हैं, रोज हम लोग देखते हैं, पुश पुल किक, मारना पीटना, स्लाइड करना, फ्रिक्शन वगैरह, ये सारी टाइप की फोर्सेस। नेक्स्ट टाइप की फोर्स आती है जिसे हम लोग बोलते हैं कि कोलिजन वगैरह होना। कोई भी चीज एक दूसरे को टकराएगी तो कोलाइड होगी, तो वो भी एक टाइप की फोर्स हो सकती है। तो कोलिजन के कारण भी फोर्सेस आएंगी, तो वो कांटेक्ट फोर्सेस में आती है। तो पहला जो चीज है, जो फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर आपको सिर्फ कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के बारे में बताया गया। एक बार फिर भी चैप्टर पूरा पढ़ के, और जो भी उसमें अंदर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो प्लीज बताइए। हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, जिसमें न्यूटन के लॉज हैं। अब बी पार्ट में न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, सी पार्ट में सेकंड, एंड डी पार्ट में थर्ड लॉ है। एकदम सिंपल सिंपल से लॉज है, हम लोग इसको पिन पॉइंट्स लेते जाएंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ एकदम सिंपल, अगर मैं स्टेटमेंट पकड़ूं तो एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until and unless an unbalanced force acts on it। कोई भी बॉडी जो रेस्ट में, ये रेस्ट में, ये रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि इसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगा दे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनबैलेंस फोर्स? एक ही साइड से फोर्स लगती हो, उसको अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स अगर लगेगी तो ही वो चीज मूव करती है। अगर कोई चीज मूव कर रही है, सेकंड पार्ट यही है लॉ का, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए। अब ये हजम करना थोड़ा सा मुश्किल है। कोई भी चीज चलती है तो चलती थोड़ी रहती है। अगर मैं साइकिल लेता हूँ, दो चार पैडल मारूं तो यहाँ से क्या ओबामा के घर पहुंच जाऊंगा? नहीं पॉसिबल। लेकिन वो रुक क्यों जाती है साइकिल?
हमें बार बार पेडल क्यों मारना पड़ता है? ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमें रोक रही। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी फ्रिक्शन फोर्स हमें रोकने की कोशिश करती है, इसलिए हम रुक जाते हैं, नहीं तो ये चीज चलती रहे। जैसे कि सैटेलाइट्स, स्पेस में जितनी भी हमारी सैटेलाइट्स गई हैं आज तक वो घूम ही रही, कोई इंजन नहीं है उसके अंदर, कोई फोर्स नहीं है, लगातार घूमती जा रही है। क्यों? न्यूटन फर्स्ट लॉ। एक बार अगर हमने मूव करवा दिया, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, वो चीज मूव कर रही है। दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसी के साथ मिलता जुलता एक टर्म आता है, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया को आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। इनर्शिया अगर मैं उसका हिंदी वर्ड पकड़ूं, उसका हिंदी में उसको बोलते हैं ढीठ होना। ढीठ मतलब समझते हैं? जब मेरी मम्मी मुझे सुबह उठाती, ढीठ जैसे सुबह उठना, उठ। ढीठ का मतलब होता है जब मैं अपनी पोजीशन रिटेन करना चाहता हूं, चेंज नहीं करना चाहता, दैट इज द इनर्शिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से एक टर्म मिला हमें, दैट इज नोन एज इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है प्रॉपर्टी या टेंडेंसी टू रिटेन आवर ओन लोकेशन और पोजीशन और मोशन। अगर मैं मोशन में हूं तो मैं मोशन में ही रहना चाहूंगा, मुझे कोई ब्रेक ब्रेक ना लगाए, दैट इज द इनर्शिया। जैसे कि हम एक बाइक पे जा रहे हैं या कार पे जा रहे हैं, अचानक से ब्रेक लगाई तो हमें आगे की तरफ झटका लगता है। क्यों? ऐसा क्या हो गया कि आगे की तरफ झटका लग रहा है? किसी ने हमें पीछे से धक्का नहीं दिया, कुछ नहीं। ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। हम जा रहे हैं गाड़ी में, हम अंदर बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, हम ऐसे जा रहे हैं, गाड़ी रुक गई, हम चलना ही चाहते थे, हमें फोर्सफुली रोका गया ना, तो मैं अपनी पोजीशन रिटेन करना चाहता था, इसलिए मेरे को झटका लगा आगे। सिमिलरली आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में आप खड़े, ट्रेन चल रही, आपको उतरना है। आप अगर उतरते हुए सीधा प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ, आप चल रहे हो, ट्रेन चल रही है, आप उतरे, अब गिर जाओ। क्यों? क्योंकि मोशन में थे आप, इनर्शिया ऑफ मोशन। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। रेस्ट का मतलब क्या है? जब हम रेस्ट में हैं और कोई भी बॉडी के ऊपर जिसके ऊपर हम बैठे हुए, जैसे कार ही ले लीजिए, कार में हम भी बैठे हैं, कार भी खड़ी हुई है रेस्ट में, अचानक से कार स्टार्ट करो, आपको पीछे की तरफ झटका लगेगा। क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट आती है। और तीसरा इनर्शिया होता है डायरेक्शनल इनर्शिया। कई बार डायरेक्शंस भी रिटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी साइकिल, ठीक है, हम इस डायरेक्शन में साइकिल को चला रहे हैं, तो ये देखोगे कीचड़ में गई साइकिल, तो कीचड़ हमेशा ऐसे में जाता है, इधर को क्यों उड़ रहा है? क्योंकि वो अपनी पोजीशन रिटेन करना चाहता था, लेकिन आपने टायर घुमा दिया, वो आगे निकल गया। इसलिए पीछे वो फ्लैप वगैरह लगाते हैं कि भैया पीछे कीचड़ ना जाए। दैट इज द टर्म ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? याद रखना, मास के ऊपर। मोर द मास मोर द इनर्शिया। जिन चीजों का मास ज्यादा होता है उनका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। तो ये दो टाइप के इनर्शियाज आपको याद रखने हैं। इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि आपको करने हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं न्यूटन के ही थर्ड लॉ पर, सॉरी सेकंड लॉ पर। न्यूटन का सेकंड लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथमेटिकली हमें इसको प्रूफ भी करना है। लॉ ऐसा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम। अब ये कौन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। अब ये नए नए टर्म्स आ रहे हैं आपके पास। फोर्स एक नया टर्म आ गया, और मोमेंटम। नो, व्हाट इज मोमेंटम? सबसे पहले हम लोग मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लॉ से हमने इनर्शिया के बारे में पता करा, ऐसे ही सेकंड लॉ से दो टर्म्स मिलते हैं हमें, मोमेंटम एंड फोर्स। फोर्स की तो डेफिनेशन ही हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से मिली। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी चीज को हम दो चीजों से डिफाइन कर सकते हैं, जो भी मूवमेंट वाली चीजें, एक मास, दूसरा वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये है मोमेंटम, इसको चेंज करना है। अब ये याद रखना है आपको कि मास तो नहीं चेंज होता,
तो क्या चेंज होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। यहां से सबसे पहले हमें डेफिनेशन मिली फोर्स की, तो फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है ना, फादर इज इक्वल टू मास। तो एफ मतलब फोर्स, एम मतलब मास और ए मतलब एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से हमें फोर्स की भी डेफिनेशन मिल गई, मोमेंटम का हमें मीनिंग मिल गया। मोमेंटम का याद रखना है, वेलोसिटी चेंजेस मतलब मोमेंटम चेंज, मास चेंज नहीं होता। तो मोमेंटम कब बढ़ेगा, जब या तो आपका मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होता है, या वेलोसिटी चेंज ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा है। तो ये आपका सेकेंड लॉ है। इसके बेस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपको करने हैं। एग्जाम्पल्स छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं, ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पर। न्यूटन का थर्ड लॉ एकदम सिंपल है, टू एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, एक कोई भी बॉडी ली हमने, उसके ऊपर अगर हमने किसी टाइप का एक्शन किया हुआ है, तो ये बॉडी भी इस बॉडी पर, ये दूसरी बॉडी है तो इस पर रिएक्शन करेगी। हम एक्ट करेंगे तो वो रिएक्ट करेगी, लेकिन एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। दोनों अलग अलग, एक ही बॉडी पर अगर एक्शन और रिएक्शन हो जाए तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये एक बॉडी है, ठीक है, अब हम इस पे यहाँ से एक्शन कर रहे हैं और यहाँ से ये रिएक्ट कर रही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, वो चीज ऐसे टिस रह जाएगी। तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अगर यहाँ पर एक्शन हो रहा है तो यहाँ पर रिएक्शन होगा, और जितना ज्यादा एक्शन उतना ज्यादा रिएक्शन। सीधी सी बात है, जैसे कि हमने एक को थप्पड़ मारा जोर से, ठीक है, तो मैंने अपने हाथ से उसके गाल को मारा है, उसके गाल पर अटैक हुआ, वैसे ही मेरे हाथ पर भी इम्पैक्ट आएगा ना, हाथ पे भी इम्पैक्ट आएगा, उसके गाल पे भी आएगा। तो दोनों, उसका एक्शन था, मतलब मेरे हाथ का वो एक्शन था, और मेरे हाथ पे जो हुआ वो रिएक्शन। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं इन्होंने। कई सारे एग्जांपल्स में, जैसे बोट से हम लोग जब उतरने लगते हैं तो हम प्रेस करते हैं उसको, तो आगे जाते हैं, तो वो बोट भी पीछे चली जाती है। तो वो कई सारे ऐसे, हमें चलने में बहुत प्रॉब्लम होता है जब हमें रिएक्शन फोर्स नहीं मिलती। जैसे आप अभी रेगुलर रोड पे या जमीन पे पार्क में चल रहे हो तो आसानी से चल सकते हैं। अब रेत में चल के देखिए या कीचड़ में चल के देखिए, क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि रिएक्शन फोर्स नहीं मिल रही है आपको। आप चलना चाहते हैं आगे, लेकिन आप जब ग्राउंड को पीछे की तरफ करते हैं तो आगे नहीं जा पाते, बिकॉज वो रेत में आपका पैर धंस जाता है। तो वो एक चीज याद रखनी है। सिमिलरली रॉकेट, रॉकेट किस तरीके से मूव करता है, ये हमारा मान लो रॉकेट है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी गैसेस रिलीज होंगी जो प्रेशर डालेंगी इस अर्थ पर, और ये अर्थ इसको प्रेशराइज करेगा और इसको ऊपर उठा देगा। इसलिए आपने देखा होगा जब भी रॉकेट लॉन्च वगैरह होता है, ये जो PSLV सेटेलाइट्स वगैरह भेजे जाते हैं, इसमें खास बात आप ध्यान दो कि पहले स्लो होता है रॉकेट, एकदम धीरे धीरे जा रहा होता है, फिर आगे जाके वो फास्ट होता जाता है, क्योंकि रिएक्शन फोर्सेस बढ़ती जाती हैं और मास कम होता जाता है, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी गैसेज हैं वो कम होती जाएंगी। जैसे जैसे मास कम होगा वेलोसिटी बढ़ेगी। किसी भी चीज़ का आप ध्यान में रखो कि अगर हम उसका मास कम कर दें वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये मोमेंटम का एक गेम है। तो ये है आपका थर्ड लॉ, एकदम सिंपल है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वो गन का भी एग्जाम्पल, जैसे बंदूक, जैसे टीवी में या फिल्मों में देखा होगा, छोटे छोटे ऐसे होता नहीं। जब भी हम गन फायर करते हैं तो पीछे की तरफ झटका लगता है, वो क्या है, दैट इज द रिकॉइल। पीछे की तरफ रिएक्शन, आगे की तरफ गोली गई, पीछे की तरफ आपकी गन आती, लेकिन उतनी फास्ट नहीं आती, बिकॉज गोली का मास कम है, वेलोसिटी ज्यादा। गन का मास ज्यादा है, इसलिए वेलोसिटी पीछे की तरफ कम आती है, दैट इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी। लास्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो है ग्रेविटेशन का। इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे अलग से, लेकिन ग्रेविटेशन का एक सिर्फ आपको याद रखना है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एकदम शॉर्ट में बता दूं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो दिया गया भगवान के समान महान इंसान हुए न्यूटन, उन्होंने क्या दिया था इस लॉ में, तो याद रखना है आपको। न्यूटन ने बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच में कितना अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्सेस होता है, तो उन्होंने बताया कि भैया सिर्फ अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो उन्होंने बताया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
the product of the two masses and inversely proportional to the square of the distance between them. इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बारे में, मतलब मासेस ज्यादा होंगे तो फोर्स ज्यादा होगी, बट डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स बीच में कम हो जाए, अट्रैक्शन फोर्सेस कम हो जाएंगे। ये वैसे ही है जैसे मैग्नेट हमने पास रखे हैं तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा दूर रख दूं 10-20 फीट पे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी। क्यों? डिस्टेंस दूर हो गया, ये दूरियां, इसको मैंने जोड़ दिया तो ये ऐसा बन जाएगा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसी को अगर हम और ग्रेविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो पढ़ा दिया जाता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें g क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू भी फिक्स है ऑल ओवर द यूनिवर्स। g की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये फिक्स वैल्यू है g की। हेनरी कैवेंडिश करके महान साइंटिस्ट हुए जिन्होंने हमें g की वैल्यू दी थी। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं, ये है कोई भी प्लैनेट के लिए। मान लो मैं अर्थ के हिसाब से इस फोर्स को देखता हूं तो वो आएगा g, m जो भी बॉडी है, m मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ। अब किसी भी चीज का वेट क्या होता है? वेट का मतलब होता है मास इनटू ग्रेविटी। जैसे वेट मतलब फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन था, यहाँ पे फोर्स मतलब वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी एक्सेलरेशन ही है। तो अगर मैं फोर्स मान रहा हूं इसको, इफ दिस इज अ फोर्स देन mg इज अ फोर्स, इसको मैं mg के इक्वेट कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो, ये mc के m कैंसिल, सो g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर, और इसी के अंदर ये g की वैल्यू हमें मालूम है 6.6 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ द अर्थ भी हमें मालूम है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी हमें मालूम है। ये सारी वैल्यू जब आप पुट कर दोगे तो आपको g की वैल्यू आ जाती है समथिंग कुछ 9.77। तो ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है, खासकर रेडियस आपको ध्यान में रखना है। 6400 किलोमीटर का रेडियस है, मतलब अगर मैं यहाँ से एक होल करना शुरू करूँ 6400 किलोमीटर का तो मैं सेंटर ऑफ द अर्थ पे आ जाऊंगा, और अगर 6400 इंटू 2 कर दूँ, ठीक है, तो ये अर्थ है, यहाँ से अगर मैं ड्रिल करना शुरू करूँ तो मैं इस कोने पे निकल जाऊँ। तो ये खैर हाइपोथेटिकल कंडीशन है, लेकिन ये चीज याद रखनी है। तो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को एक बार रिवाइज करो। एक हम लोग इसी का एक और वीडियो बनाएंगे जो टेक्निकल क्वेश्चंस है, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मेन क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे प्लस न्यूमेरिकल। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि आप सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन को एक बार रीड करो, देन ये वीडियो देखो, फिर से एक बार रीड करो और एक बार और, मतलब 2 बार आपको वीडियोस देखने हैं, 2 बार आपको रीड करना है, और उसके बाद अंडरलाइन करके पॉइंट्स आपको टिक करके रखने हैं जो भी आपके डाउट्स हैं। सेकेंड वीडियो तभी बनेगा जब आप फर्स्ट डाउट्स बता पाएंगे, क्योंकि वो डाउट सॉल्व करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो जो भी डाउट्स हैं मेरा नंबर याद रखिए 808-747-9204। थैंक यू।